मैं बोलता हूँ स्टॉक मार्केट में 3 तरीके के लोग होते हैं। पहले होते हैं भाई दिहाड़ी माइंडसेट वाले कि भाई इस हफ्ते क्या होगा हमें पता चल जाए, गोल्ड का रेट कल कैसा होगा भाई मुझे पता चल जाए, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो ये माइंडसेट निकाल दो। आप ये रख पता है कि भाई गोल्ड लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएगा, स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएगा। कुछ कंपनीज है जो बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगी, तो स्पेंड योर टाइम फाइंडिंग दोस कंपनीज। ये शॉर्ट टर्म में जो नॉइस आती है इसको आप भूल जाओ। मैं तो बोलूंगा टीवी मत देखो, जो इन्फ्लुएंसर्स ऐसा बोलते हैं वो नहीं पहन। बहुत क्विक होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि अब हमने अपना पॉडकास्ट का फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर दिया है कि बहुत जल्दी से हम इनसे एक रैपिड फायर से सवाल पूछेंगे और ये 1 मिनट में हमें रैपिड फायर जवाब देने वाले हैं। इतना इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। रोचित, जब आपने फाइनेंस एजुकेटर बनने के लिए सोचा तो क्या चीज ट्रिगर करी है ये ऑर्गेनिक हो? तो जब मैंने स्टॉक मार्केट सीखना स्टार्ट करा तो मेरे अंदर था कि अब मैंने सीख लिया है, इसको और लोगों के साथ शेयर करते हैं। तुम्हें लोग बहुत एक इन्वेस्टर की तरह जानते हैं कि तुम बहुत अच्छा स्टॉक पिक कर लेते हो, तो कोई ऐसे 5 फैक्टर बताओ जो लोगों को कंसिडर करने चाहिए बिफोर पिकिंग ए स्टॉक। सर पहला फैक्टर है, दूसरा, तीसरा है भाई, चौथा है आपको एंड फिफ्थ इज। रोचित, अगर इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करनी हो तो स्टॉक्स लिए जाए या म्यूचुअल फंड लिए जाए? अगर जर्नी स्टार्ट करनी है तो मैं कहूँगा आपको ETF क्या होता है वो? अगर किसी को आगे अपनी फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो गोल्ड में करे या सिल्वर में करे? अगर किसी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो उसे किसी को लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्मॉल कैप में करना चाहिए, मिक्स ऑफ बोथ होना चाहिए। और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में कौन से ऐसे 3 सेक्टर्स हैं जो आउट परफॉर्म करेंगे इन द नेक्स्ट 5 ईयर? पहला है नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड ऑफ डीप टॉक्स में। दोस्तों, जहां हम बातें करते हैं पैसे की, जहां हम बातें करते हैं स्टॉक मार्केट की और जहां हम बातें करते हैं बहुत सारी लर्निंग की। दोस्तों, लर्निंग एक ऐसा टूल है जिसके बिना आप लोग स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। तो जो हमारी कोशिश रहती है हर पॉडकास्ट में आपको कुछ ना कुछ ऐसी लर्निंग मिले जो कि दोस्तों आप लोगों के लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बन सके, जो कि आप लोगों के लिए एक ऐसी कुंजी बन सके जिससे कि आप कुछ सीख के कुछ बेहतर कर सके अपनी लाइफ में, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में और अपने ट्रेडिंग करियर में। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं रोचित सिंह का, जो कि एक बहुत माहिर खिलाड़ी हैं स्टॉक मार्केट के और जो कि एक बहुत पहुंचे हुए स्टॉक मार्केट ट्रेडर भी हैं, इन्वेस्टर भी हैं। तो दोस्तों, आज इनसे समझेंगे और बहुत क्विक होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि अब हमने अपना पॉडकास्ट का फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर दिया है। हम इसे बिल्कुल 2020 की तरह खेलेंगे कि बहुत जल्दी से हम इनसे एक रैपिड फायर से सवाल पूछेंगे और ये 1 मिनट में हमें रैपिड फायर जवाब देने वाले हैं। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करने वाले दोस्तों, ये पॉडकास्ट ही कुल 15 से 20 मिनट का रहने वाला है, लेकिन सिर्फ इतना इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है कि आप लोग कहेंगे वाह, मज़ा आ गया। तो स्वागत है रोचित भाई आपका डीप टॉक्स में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच दीपक सर एंड पूजा मैम फॉर इनवाइटिंग मी एंड व्हाट अ लवली इंट्रोडक्शन। बहुत मजा आएगा सर, स्टार्ट करते हैं। रोचित, जब आपने फाइनेंस एजुकेटर बनने के लिए सोचा तो क्या चीज ट्रिगर करी है ये ऑर्गेनिक हो गया? स्टॉक मार्केट का कंटेंट मैंने 2 साल पहले स्टार्ट करा है। कंटेंट क्रिएशन मैं 6 साल पहले से कर रहा हूँ। तो जब मेरा कंटेंट बनाने की जर्नी भी यही रही है, जो मैं सीखता था पर्सनली मैं उसे बता देता था। जैसे क्लास 9th में जब मैं था तो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी मैं स्कूल में सीख के आया हूँ, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है यूट्यूब पे और उस पर भी 70-80 हज़ार व्यूज़ आए हैं। तो मेरी ये हॉबी हमेशा से रही है कि जो मैं सीख रहा हूँ वो और लोगों के साथ शेयर करूँ। तो जब मैंने स्टॉक मार्केट सीखना स्टार्ट करा तो मेरे अंदर था कि अब मैंने सीख लिया है, इसको और लोगों के साथ शेयर करते हैं। स्टार्ट करते टाइम नहीं पता था कि ये इतना बड़ा हो जाएगा कि लाखों करोड़ों लोग इसे देखेंगे, बट मेरे हमेशा से ये एक आदत ही रही है, कंटेंट बनाना एक हॉबी सी रही है। तो वो मैंने फाइनेंस के अंदर भी इसी तरीके से जर्नी स्टार्ट करी थी। रोचित, एक और क्विक क्वेश्चन। तुम्हें लोग बहुत एक इन्वेस्टर की तरह जानते हैं कि तुम बहुत अच्छा स्टॉक पिक कर लेते हो, तो कोई ऐसे 5 फैक्टर बताओ जो लोगों को कंसिडर करने चाहिए बिफोर पिकिंग ए स्टॉक। सर पहला फैक्टर है कि आप जिस सेक्टर के अंदर स्टॉक ले रहे हो वो एक सनराइज सेक्टर में होना चाहिए। जैसे अगर आप कोयले वाली कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो 20 साल बाद 50 साल बाद कोयला का फ्यूचर बिल्कुल जीरो होने वाला है। तो सेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए, किसी बढ़िया इंडस्ट्री में होनी चाहिए। दूसरा, सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ। अगर कंपनी के आप इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हो कि शेयर प्राइस बढ़े, तो शेयर प्राइस तभी बढ़ेगा जब आपका शेयर प्राइस तभी बढ़ेगा जब आपका प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ होगी। तीसरा है भाई मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट आप नहीं पता कर सकते हो कि कोई कैसा है, बट आप प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हो, बढ़ रही नहीं घट रही है। इससे हमें प्रमोटर का कॉन्फिडेंस पता चलता है। चौथा है आपको कुछ रेशियोज देखने चाहिए, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। एंड फिफ्थ इज वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक। आपको कुछ वैल्यूएशन मेट्रिक्स लगाने चाहिए कि भाई आप ओवर वैल्यूड जोन में मत खरीदो कि ऑल टाइम हाई पे आपने खरीद लिया बढ़िया स्टॉक को। आपको एक फेयर प्राइस पे स्टॉक को बाय भी करना है।
रोचित, अगर इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करनी हो तो स्टॉक्स लिए जाए या म्यूचुअल फंड ली जाए? अगर जर्नी स्टार्ट करनी है तो मैं कहूँगा आपको म्यूचुअल फंड करना चाहिए। जब आप स्टॉक मार्केट सीख लो तब आप थोड़ा सा स्टॉक्स की तरफ बढ़ सकते हो। अब म्यूचुअल फंड भी पूजा में 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं लार्ज कैप फंड्स जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसमें क्योंकि बड़ी कंपनीज़ हैं तो पैसा स्टेबल भी रहता है आपका, प्लस ग्रो भी धीरे-धीरे करता है, बट फिर भी एफडी से ज़्यादा रिटर्न आपको देगा। उसके बाद आता है मिड कैप फंड्स। ये वो कंपनीज़ हैं जो अभी तो मिड कैप की हैं, मतलब छोटी कैटेगरी की हैं, बट आगे चल के ये लार्ज कैप बनेंगी। अब क्योंकि ये मिड साइज़ कंपनीज़ हैं तो रिस्क थोड़ा-सा ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा मिलेगी, बट ओवरऑल रिटर्न आपको लार्ज कैप से ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। हिस्ट्री तो 30-40 साल की हमें ये बताती है। उसके बाद आता है स्मॉल कैप इंडेक्स। ये बहुत छोटी-छोटी कंपनी है, 1000, 2000, 5000 करोड़ की कंपनी। तो इनके अंदर कुछ म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं फॉर हाई रिटर्न्स, क्योंकि जितनी छोटी कंपनी होगी उतना ज़्यादा पैसा बना के दे सकती है। रिस्क इज़ ऑल्सो द सेम। तो सबसे पहला तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि किस कैटेगरी में आपका रिस्क सही बैठता है। जैसे अगर मुझे सेफली इन्वेस्ट करना है तो मैं मिड कैप में करूँगा या लार्ज कैप में करूँगा। ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ तो स्मॉल कैप में। ईटीएफ क्या होता है रोचित? ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, सारा पैसा आपने एक कंपनी में डाल दिया, अब कल को अगर वो कंपनी बंद हो गई तो आपका सारा इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है भाई साहब ईटीएफ। कि आपने 100 रुपये ईटीएफ के अंदर डाले, अब वो ईटीएफ का जो फंड मैनेजर है या फिर जो फंड मैनेज करता है वो आपका पैसा 50 कंपनीज में डालेगा। जैसे आपने निफ्टी की ईटीएफ में करा तो आपका पैसा रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जो इंडिया के टॉप 50 कंपनीज है उसमें चला गया। अब कल को एक कंपनी अगर खराब भी परफॉर्म करती है तो बाकी 49 अच्छा करेंगे, और जो खराब परफॉर्म करेगी वो बाहर, नई दूसरी कंपनी अंदर। तो ये ईटीएफ लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न बना के दे देते हैं। एंड अगर आप एवरेज ईटीएफ के रिटर्न देखोगे तो 15% से लेकर 20% के इक्विटी ईटीएफ रिटर्न दे देते हैं। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में क्या फ़र्क होता है? ईटीएफ्स के अंदर खास बात क्या होती है कि एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा कम होता है। ईटीएफ में जैसे अगर आपने निफ्टी 50 की ईटीएफ में इन्वेस्ट करा तो जो ईटीएफ का फंड मैनेजर है उसे खुद का दिमाग नहीं लगाना है। जो टॉप 50 कंपनी है उसमें उसने पैसा डाल दिया तो एक्सपेंस रेशियो कम है। जो फंड वाला होगा उसे 10-20 लोग ही हायर करने पड़ेंगे। बट म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि वो एक ग्रुप ऑफ कंपनीज में नहीं, वो जाते हैं, ढूंढते हैं कि चलो मार्केट में ये कंपनी अंडर वैल्यूड है, इसमें डालते हैं। तो जहाँ ईटीएफ के फंड हाउस को 10 लोग हायर करने पड़े थे, इन्हें 100-200 हायर करने पड़ते हैं, तो ओवरऑल एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है। बट म्यूचुअल फंड में देखा जाता है ज़्यादातर कि ये अच्छे जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो ईटीएफ्स को बीट कर देते हैं, आउट परफॉर्म कर देते हैं। बट ईटीएफ आपको थोड़ा सा, आप समझो कि रिटर्न दें इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है, क्योंकि टॉप 50 कंपनीज खराब रिटर्न दें ऐसा बहुत ही मुश्किल है। बट म्यूचुअल फंड हो सकता है कि भाई फंड मैनेजर ने कोई गलती कर दी, खराब कंपनी में ज़्यादा एलोकेशन कर दिया या फिर खराब एसेट में कर दिया, तो फिर आपका पैसा लॉस होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड म्यूचुअल फंड है। ईटीएफ इज सेफ एंड स्टेबल। रोचित, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही बढ़ रहा है। अगर किसी को आगे अपनी फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो गोल्ड में करे या सिल्वर में करे? कहाँ पे उसको ज्यादा रिटर्न्स मिलने की उम्मीद है? गोल्ड को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। गोल्ड 1000 साल पहले भी एसेट था, आज भी है और 1000 साल बाद भी रहेगा। अब ये बीच-बीच में और एसेट्स आते रहते हैं, जैसे अभी बिटकॉइन आ गया है, सिल्वर आ गया है, जो वैल्यू क्रिएट करते हैं। बट लॉन्ग टर्म में गोल्ड ने खुद को प्रूव कर दिया है कि भाई मैं तो रहूंगा ही मार्केट में। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, जनरेशनल वेल्थ के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो गोल्ड से बढ़िया ऑप्शन तो कोई है ही नहीं, राइट? रियल स्टेट आप बोल सकते हो, रियल स्टेट के बाद अगर कोई है तो गोल्ड है। आप खरीदोगे, आपके बच्चे भी बहुत मौज करेंगे। बट सिल्वर, बिटकॉइन ये बीच-बीच में आते हैं, एक ट्रेंड आता है। जैसे सिल्वर ने 2-3 साल में बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर दिया, गोल्ड को भी, इक्विटी मार्केट को भी। बट सिल्वर इज़ वेरी वॉलेटाइल इन नेचर। आज इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड ज़्यादा है, तो इसकी डिमांड है। हो सकता है 20 साल बाद कोई दूसरा मेटल हो जाए जिसकी इंडस्ट्रियल डिमांड ज़्यादा हो जाए, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो वॉलेटिलिटी के फैक्टर की वजह से मैं बोलूँगा कि गोल्ड ज़्यादा सेफ ऑप्शन है। सिल्वर शॉर्ट टर्म के लिए एक, आप बोल सकते हो, ट्रेंड राइड करना चाहते हो, अगर आप ट्रेडर हो तो आपके लिए है, बट गोल्ड को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर किसी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, उसने ये सारे पैरामीटर भी देख लिए, अब एक कंपनी बड़ी है और एक कंपनी छोटी है, तो उसे किसी को लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्मॉल कैप में करना चाहिए, मिक्स ऑफ बोथ होना चाहिए? देखिए, कंपनी बड़ी है इसका मतलब ये नहीं कि और बड़ी नहीं हो सकती है। जैसे अगर आज की डेट में एनवीडिया की आप मार्केट कैप देखो, वो $4 ट्रिलियन की है। हमारा पूरा स्टॉक मार्केट भी अगर आप जोड़ दो तो उतनी मार्केट कैप का नहीं है। तो ऐसा नहीं, 4 ट्रिलियन डॉलर तो हमारी देश की जीडीपी है हाँ, शायद। जीडीपी भी नहीं है हमारी। तो आज की डेट में अगर रिलायंस बड़ी है तो आगे चल के और बड़ी होगी। तो ये मेन पॉइंट नहीं होना चाहिए कि कंपनी मिड कैप है या फिर स्मॉल कैप है या फिर लार्ज कैप है। आपको मेन ये फोकस करना चाहिए कि भाई उनका विजन क्या है, लॉन्ग टर्म के अंदर 10, 20, 30 साल का क्या विजन है। तो अगर आपको लगता है कि भाई कंपनी का जो बिजनेस है इसके अंदर इतना बड़ा स्केल है कि आज ये मिड कैप से बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है, स्मॉल कैप से भी बहुत बड़ी बन सकती है, या फिर स्टिल लार्ज कैप है तब भी बहुत बड़ी बन सकती है, तो कंपनी का बिजनेस बहुत ज़्यादा
तो कंपनी का बिजनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि किस में आपको पैसा डालना चाहिए। बट हाँ, अगर हम प्रैक्टिकली थोड़ा बात करें तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जिनकी मार्केट कैप 50,000 1 लाख के आसपास है, तो ये बड़ी बन सकती है। बट वहीं अगर रिलायंस एचडीएफसी ऐसी कंपनीज की बात करें जिनकी मार्केट कैप 15 लाख से 20 लाख करोड़ के बीच में है, अब इनको 2 गुना 3 गुना होने में टाइम लगेगा। बट जाहिर सी बात है, देयर इज नो मेट्रिक कि भाई कंपनी का साइज यही होना चाहिए, इससे बड़ी नहीं हो सकती है। मतलब ऐसी भी आपको लिस्टेड कंपनीज मिलेंगी फ्यूचर में जिनकी मार्केट कैप 80 लाख करोड़ 90 लाख करोड़ तक भी जाएगी फॉर श्योर। रोचित, आपको इतनी नॉलेज है, आप हमारी ऑडियंस को ये बताइए, 3 बुक्स बताइए जो कि वो पढ़ें और उनको एक शेयर मार्केट की या फाइनेंस की नॉलेज मिले। ये फाइनेंस की नॉलेज के लिए जो सबसे पहले मैंने बुक पढ़ी थी वो सबको पढ़नी चाहिए, दैट इज रिच डैड एंड पुअर डैड। ये बुक बहुत ज़्यादा बिगिनर है, अगर मतलब आज की डेट में मैं पढ़ूँ तो मुझे लगेगा कि इसमें क्या बातें बताई जा रही हैं। बट जब मैंने वो बुक पढ़ी थी मेरे लिए इट वॉज कि भाई ये क्या चीज़ें हैं, मुझे एसेट्स के बारे में पता चला, लाइबिलिटी के बारे में पता चला, या फिर एसेट्स लाइबिलिटी को आप जिस तरीके से देखते हो उसके बारे में पता चला। ये बात आपको ज़रूर देखनी चाहिए। उसके बाद देयर इज सेकेंड बुक जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी। पैसा के पैसा एक ऐसी चीज़ है जो सबको पता होता है, और कमाना है, क्यों कमाना है, कैसे मैनेज करना है, ये साइकोलॉजी ऑफ मनी के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है। एंड तीसरी बुक है स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स के लिए, बुक का नाम है मार्केट विजर्ड्स। इसके अंदर जो टॉप 20-30 ट्रेडर्स का इंटरव्यू लिया है, जैक डी स्वैगर शायद उनका नाम है ऑथर का, तो उन्होंने उनके पास जाते हैं, उनसे इंटरव्यू लेते हैं, तो बहुत सारी मल्टीपल स्ट्रेटजीज आपको मिलती हैं, रिस्क मैनेजमेंट के तरीके मिलते हैं। तो ये बुक अगर आप पढ़ते हो तो मेरी ट्रेडिंग के लिए मुझे लगता है ये बेस्ट बुक है। मैंने एक रील देखी थी, एक कोई सरदार जी हैं, उन्होंने बड़ी लड़कियां वड़कियां दिखा के कुछ बताया था कि ये फिल्म अच्छी है और वो फिल्म अच्छी है। क्या ऐसी कोई फिल्में भी हैं जो स्टॉक मार्केट के लिए लोगों को देखनी चाहिए ताकि उनका ज्ञान स्टॉक मार्केट के लिए परिपूर्ण हो जाए? आप दीपक सर, आप ये समझो कि स्क्रीन पे जो टाइम आप कंज्यूम करते हो, जो आप रील देखते हो, जो आप मूवी देखते हो, यही डिसाइड करेंगे कि आप कितना पैसा कमाओगे, कितनी इज्जत कमाओगे। सर आपका टाइम कितना है स्क्रीन टाइम आज का? आज का तो बाई चांस 6 घंटे है, क्योंकि मैं तुम्हारे पॉडकास्ट के लिए तैयारी कर रहा था तो हाँ, मैं तो 2-4 पॉडकास्ट देख के आया था। यंग जनरेशन का 10-12 घंटे का एवरेज टाइम है। 3 मूवीज़ मैं रिकमेंड करता हूँ, आप एक बार देख के आओ, कुछ भी आपका लॉस नहीं है। पहली मूवी जो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, कोई पैसे भी नहीं देने हैं, मूवी का नाम है गफला। ये मूवी आप देख के आते हो, स्टॉक मार्केट के बारे में है। आप अगर बम्बई में नहीं रहते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैंने बम्बई देख लिया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अंदर से देखा हुआ है। बहुत ही अच्छी मूवी है। उसके बाद एक दूसरी मूवी आपको देखनी चाहिए कि भाई बिजनेस बिल्ड कैसे होता है। एक मूवी है द फाउंडर। आपने मैकडॉनल्ड्स का बर्गर सबने खाया होगा, बट ये इतनी बड़ी ब्रांड कैसे बन गया, विजन, बड़ा बिजनेस कैसे बनता है। यूएस में एक छोटा सा समझ लो एक रेस्टोरेंट था, आज सबसे बड़ी फूड की चेन है। कैसे एक बंदा विजन होता है कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन बनाऊंगा, तो वो आपको मिलेगी। तीसरी सीरीज मैं बोलता हूँ आप देखो द बिलियंस। आपने अगर देखा है हर्षद मेहता सीरीज, यहाँ पे बिलियंस सीरीज, यहाँ पे उसमें एक बंदा है बॉबी एक्सेलरॉट, ही इज लाइक हर्षद मेहता इनटू 100। तो जो वो करता है पैसे कमाने के गलत तरीके फॉलो करता है, फिर उसको लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट वो हमेशा एक स्मार्ट तरीके से बाहर आ जाता है प्रॉब्लम से। तो ये 3 सीरीज जरूर देखनी चाहिए, मस्ट वॉच। रोचित, आपकी एज कुल 21 है, एम आई करेक्ट? यस। इस 21 की एज में आपने अपनी फील्ड में बहुत अच्छा किया है, तो आप क्या एजुकेशन सिस्टम में चाहोगे कि 3 चेंजेस हो ताकि और लोग भी ऐसे ही परफॉर्म कर पाएं जैसे आप कर रहे हो? मुझे तो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से ही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये आपको पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखाती है। एंड इसकी दिक्कत भी नहीं है क्योंकि इट वाज मेड टू जनरेट एम्प्लॉयज। मैं आपको बताता हूँ, हमें पत्र लेखन सिखाया जाता है कि आज्ञाकार मैं अपने बहन को पत्र लिख रहा हूँ, दोस्त को लिख रहा हूँ। क्या वो चेक भरना नहीं सिखा सकते थे? मैं पहले दिन जब मैं बैंक गया हूँ, मैंने गार्ड से पूछा भाई साहब कि यहाँ पे कैसे अमाउंट भरते हैं। कितनी छोटी सी चीज़ सिखाई जा सकती थी। एलजेब्रा के फॉर्मूलाज, A+B का होल स्क्वायर, ये सबको याद है। किसी को ये नहीं पता है कि भाई ईएमआई का क्या रूल होता है, ईटीएफ क्या होता है, एसआईपी कैसे करते हैं, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो पैसे के बारे में एजुकेशन सिस्टम आपको कुछ भी नहीं सिखाता है। अगर मैं चेंज करूँ तो मैं चाहूँगा कि भाई 8 पीरियड होते हैं, मैं बोलूँगा 8 की जगह 7 कर दिया जाए या 6 कर दिया जाए। एक पीरियड आधा घंटे का आपको पैसे के बारे में सिखाया जाए, स्कैम कैसे हुए तो उनकी स्टोरीज सिखाई जाए, या फिर आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट के तरीके क्या होते हैं, इनके बारे में अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी तो जब इंसान के पास पैसा आएगा, जब वो जॉब करेगा, तो उसे पता होगा कि भाई इस पैसे के साथ करना क्या है। आज की डेट में नहीं एजुकेशन है, इसीलिए हमारा यूथ ईएमआई ट्रैप में फंसा हुआ है। रोचित, आजकल हम हर जगह देखते हैं, एक स्लोगन भी है कि म्यूचुअल फंड सही है। क्या वाकई में म्यूचुअल फंड सही है या ये आगे चल के एक स्कैम साबित होएगा? म्यूचुअल फंड बिल्कुल सही है, बट आपकी एक एक्सपेक्टेशन सही होनी चाहिए।
लोगों को क्या लगता है क्योंकि 4-5 साल से हमारा स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जिनके 27% की रिटर्न है, 25% रिटर्न है। तो लोगों को लगता है कि यार इसी रेट से हमारा पैसा ग्रो होता रहेगा अगर हम 30 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे। बट जो लॉन्ग टर्म में 30 साल का अगर आप एवरेज कैलकुलेट करते हो, 13 से 15% का रिटर्न ही आपको बना के दिया है सारे म्यूचुअल फंड्स ने या फिर सारे ETF ने या फिर हमारे स्टॉक मार्केट ने भी। तो जब तक आपके एक्सपेक्टेशंस राइट हैं, तब तक म्यूचुअल फंड सही है और आपको अपने रिस्क के हिसाब से कैटेगरी चूज करनी होगी कि भाई फ्लेक्सी कैप लेना है, लार्ज कैप लेना है, मिड कैप लेना है या स्मॉल कैप लेना है। तो अगर ये आपको पता है कैटेगरीज कौन सी हैं, रिटर्न कितना मिल सकता है, तो फिर बिल्कुल सही है म्यूचुअल फंड। रोचित, ऐसा क्यों होता है कि लोग जो है लॉसेस तो बहुत बड़े ले लेते हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं संभाल पाते? व्हाट इज दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम? मतलब ये क्यों है, ऐसा क्यों होता है? आदमी 100 रुपए की चीज लेगा, 5 तक उसे एवरेज करता रहेगा, लेकिन 105 होते ही निकल जाएगा, ऐसा क्यों है? सर, आदमी को प्रॉफिट छोटा लगता है, दुख बहुत बड़ा लगता है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि प्रॉब्लम हमें हमेशा बड़ी लगती है। तो अगर ग्लास आधा हो तो हम ये नहीं बोलेंगे आधा भरा है, हम हमेशा बोलेंगे कि ग्लास आधा खाली है। तो जब प्रॉफिट होता है तो इट इज़ ऑलवेज कि हाँ प्रॉफिट हो रहा है, इसको बुक कर लेते हैं। बट जब लॉस होता है तो एक एक्सपेक्टेशन, एक होप आ जाती है। हमें ऐसा लगता है कि ये शेयर नहीं है, ये भगवान है, और अगर इनसे हम हाथ जोड़ के बोलेंगे कि सर आप थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ अपना, तो लोगों को लगता है कि भाई ये अभी कल ही ये एक अपर सर्किट लगाएगा और हम एग्जिट कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बट मैं हमेशा बोलूँगा कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में बने रहना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो 30 साल बाद भी रहेगा, लोग नहीं रहते ना, 1 साल 2 साल में निकल जाते हैं। आप अपने लॉसेस बुक करना सीख लीजिए, आप बहुत लंबे टाइम तक टिके रहेंगे। रोचित, कोई ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक आपने करी हो जिसने आपको लाइफ का सबसे बड़ा, जिसे बैड लेसन बोलते हैं, वो दिया हो? ये सोचना कि जब स्टॉक गिरेगा तो मैं खरीद लूँगा। अब क्योंकि आप स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हो जाते हो, तो आप एक प्रेडिक्शन आपका आ जाता है कि अभी ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है, जब गिरेगा तो मैं खरीद लूँगा। तो वेटिंग फॉर द राइट टाइम, काफ़ी सारे लोग राइट टाइम का वेट ही करते रह जाते हैं, और मुझे याद है 2020 में जब मार्केट गिरा था तब से राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि अभी तो मार्केट और गिरेगा, और आज तक वेट ही करते आए हैं क्योंकि कभी वो एंट्री ही नहीं ले पाए। तो जैसे गोल्ड में लोगों ने किया। हाँ, तो आप एंट्री ले लीजिए, भले ही कम लीजिए या फिर आप धीरे-धीरे ऐड करते चलिए। मुझे याद है रिलायंस कोविड के अंदर वो ₹950 पे आ गया था। बाई चांस वो उस दिन सैटरडे था, मैंने ऑर्डर प्लेस करा, हुआ नहीं। अब मैंने सोचा कि यार 950 पे ही खरीदूँगा। मंडे वो स्टॉक बढ़ गया, 1000 हो गया, फिर 1100 हो गया, मैंने कहा खरीदूँगा। वो दिन है, आज का दिन है, रिलायंस का मेरे पास कोई स्टॉक ही नहीं है और 2500-3000 का हाई लगा है, अभी स्प्लिट से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो पूरा 200-300% रिटर्न मुझसे मिस हो गया। तो भाई डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, भाई कूद जाओ, भले थोड़ा-सा कम कूदो। रोचित, आजकल फाइनेंस में इतनी नॉइज़ है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो किस चीज़ पे आपने फोकस करना है, ये आप कैसे डिसाइड करते हो? मैम, लॉन्ग टर्म में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत ज़्यादा सॉलिड है, एंड एक बात है कि भाई इंडिया के स्टॉक मार्केट को या इंडिया की इकोनॉमी को ऊपर जाने से कोई गवर्नमेंट नहीं रोक सकती है, कोई ट्रम्प नहीं रोक सकते हैं या फिर जेरोम पावेल नहीं रोक सकते हैं। लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट इज़ गोइंग टू गो अप। अब इस स्टोरी में कुछ स्टॉक्स होंगे जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, कुछ कुछ स्टॉक्स होंगे जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। तो आपको लॉन्ग स्टोरी पे फोकस करना है। मैं बोलता हूँ स्टॉक मार्केट में 3 तरीके के लोग होते हैं। पहले होते हैं भाई दिहाड़ी माइंडसेट वाले, कि भाई इस हफ्ते क्या होगा हमें पता चल जाए, गोल्ड का रेट कल कैसा होगा भाई मुझे पता चल जाए, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो ये माइंडसेट निकाल दो। आप ये रख पता है कि भाई गोल्ड लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएगा, स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएगा। कुछ कंपनीज हैं जो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगी, तो स्पेंड योर टाइम फाइंडिंग दोज कंपनीज। ये शॉर्ट टर्म में जो नॉइस आती है इसको आप भूल जाओ। मैं तो बोलूँगा टीवी मत देखो, जो इन्फ्लुएंसर्स ऐसा बोलते हैं उन्हें भी अनफॉलो। और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में कौन से ऐसे 3 सेक्टर्स हैं जो आउट परफॉर्म करेंगे इन द नेक्स्ट 5 इयर्स? पहला है डेटा सेंटर, क्योंकि आज की डेट में हर इंसान सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करता है, तो डेटा सेंटर्स की डिमांड इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। 2030 तक ये सेक्टर 12 गुना होने वाले हैं, आर्टिकल्स भी इस पे आपको मिल जाएंगे। तो इस सेक्टर के स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करने चाहिए। दूसरा है वेस्ट मैनेजमेंट। अभी तक इंडिया के अंदर हमने वेस्ट मैनेजमेंट में बिल्कुल भी ध्यान नहीं मिला है। आज तक हमने आज तक हमने वेस्ट मैनेजमेंट में इंडिया में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, जहाँ कचरा मिला फेंक दिया। बट ये प्रॉब्लम बन चुकी है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा 100%। तो जितनी कंपनीज वेस्ट सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हैं वो सारे अच्छे करनी चाहिए। सेम गोज फॉर द वाटर सेक्टर। तीसरा सेक्टर है ग्रीन एनर्जी का। आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो कोल से होती है। हमें धीरे धीरे सोलर विंड हम ट्रांजिशन कर रहे हैं और करना और चाहिए। एंड क्योंकि ये ट्रांजिशन होगा ही होगा तो इनका और क्योंकि ये ट्रांजिशन होगा ही होगा, इसीलिए इस सेक्टर में जो कंपनीज उन्हें वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी मिल रही है, तो इस सेक्टर की कंपनीज भी आपको ज़रूर देखनी चाहिए।
तो रोचित, बहुत सारे स्टॉक मार्केट में फ्रॉड भी होते रहते हैं। जैसे अभी ही एक कल फ्रॉड सामने आया है, एक वो जेनसॉल का फ्रॉड था, एक स्मार्ट टैक्सीज का वो था फ्रॉड, और पीछे भी काफ़ी बार हमने सुना है कि कई कंपनियां फ्रॉड हो जाती हैं। तो क्या ऐसा तरीका है कि लोग इस फ्रॉड से बचें, और किस तरीके से आइडेंटिफाई करें कि ये जेन्युइन कंपनी है और ये फ्रॉड कंपनी है? सर, सबसे पहला तरीका होता है शेयर होल्डिंग। जब भी कोई कंपनी बंद होने वाली होती है, जैसे अभी एक कंपनी हमारी गैम्बलिंग गवर्नमेंट ने बैन करी, तो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ने उसमें से एग्जिट ले लिया पहले ही 2-3 महीने पहले। तो आपको शेयर होल्डिंग में देखना पड़ेगा कि कौन एंट्री ले रहा है, कौन एग्जिट ले रहा है। ये आपको छोटा सा इंडिकेशन देता है, बट अनाउंसमेंट नहीं होगी तो आपको स्मार्ट इंसान ही पता कर पाएगा। तो मैं बोलूँगा कि ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में 15-20 कंपनीज़ होनी चाहिए। आप अपनी सारी रिसर्च करो, अगर कोई एक कंपनी खराब निकल भी जाती है, तो इतना एलोकेशन नहीं होना चाहिए कि भाई आपको फाइनेंशियली या इमोशनली फ़र्क पड़े, अगर वो कंपनी ज़ीरो भी हो जाए तो। इसीलिए और भी ऑप्शंस हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के, जिसमें ईटीएफ है, म्यूचुअल फंड है, तो इस ऑप्शन में भी आप जा सकते हैं, बट आपको इतना परेशान नहीं होना है। चाहे जितनी आप रिसर्च कर लो, 20 कंपनीज़ में आज अगर आप पैसा डाल दो, 10 साल बाद 4-5 कंपनीज़ होंगी ही, 100% होंगी जो बंद हो गई होंगी, तो उसको तो आप रोक ही नहीं सकते हो। तो इतना परेशान होने वाली इसमें कोई बात नहीं है। रोचित, मैं अभी आपको 10 लाख रुपए दे रही हूँ, ठीक है? ये 10 लाख रुपए एक ही साथ आप म्यूचुअल फंड में डालना प्रेफ़र करोगे या सिप फॉर्म में डालना प्रेफ़र करोगे? किसमें रिटर्न आने की ज़्यादा उम्मीद है? जब आप एसआईपी में पैसा डालते हैं तो धीरे-धीरे इंटरवल्स में डालते हैं, तो क्या होता है आप वॉलेटिलिटी से बच जाते हो। जैसे आज मार्केट ऊपर हो सकता है, 1 महीने बाद नीचे हो जाए, तो नीचे भी मैंने बाय करा होगा तो एक एवरेज अच्छा निकल के आता है। लमसम में ये प्रॉब्लम होती है, इस महीने डाल लिया, हो सकता है अगले महीने गिर गया तो, या इसका उल्टा भी हो सकता है बढ़ जाए, रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा है। मैं इसका कॉम्बिनेशन यूज़ करता हूँ, जैसे अगर आप मुझे 10 लाख रुपए दोगे, तो मैं 1 लाख रुपए अभी डाल दूँगा, ठीक है? या 2 लाख रुपए अभी डाल दूँगा और 50-50 हज़ार रुपए की एसआईपी कर दूँगा फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, जब तक वो 10 लाख रुपए खत्म नहीं होगा। तो कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा है। आज भी अगर आप एसआईपी स्टार्ट कर रहे हो, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि एक एक्स अमाउंट डालो और उसके बाद एसआईपी बिल्डअप करना स्टार्ट कर दो। एंड में बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। रोचित, जैसे इस टाइम रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी है कि लोगों की रीच से बाहर हो गई है, और अगर किसी को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो वो कैसे शुरू करे? मैं अगर आप टियर 1 सिटीज़ में रियल एस्टेट ले रहे हो, मैं बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। मुझे लगता है टियर 2, टियर 3 सिटीज़, अगर आप इसके ऊपर आर्टिकल्स भी मिलेंगे, स्टडीज़ भी मिलेंगी, इनके अंदर प्राइसेज़ की ग्रोथ ज़्यादा है। अगर आप टियर 1 सिटीज़ देखोगे, वो एक सैचुरेशन प्राइस पे पहुँच चुके हैं। जैसे अभी नोएडा में 40-50 हज़ार स्क्वायर फीट के रेट हो चुके हैं। अब ये 4 लाख 5 लाख स्क्वायर फीट नहीं होने वाले हैं, तो एक ग्रोथ लिमिटेड है। टियर 2, टियर 3 के अंदर अगर आप लैंड परचेज़ कर सकते हो, या फिर अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहेगा। टियर 1 के अंदर अगर आप फ्लैट्स ले रहे हो, या फिर आप कोई भी महँगे प्राइस पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आपको अच्छे रिटर्न बिल्कुल भी नहीं देगा। चलिए रोचित, एक लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत जल्दी से, क्विक क्वेश्चन अगेन। रोचित सिंह ने कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है? रोचित सिंह ने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, मेरा काफ़ी ज़्यादा पोर्शन रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टेड है, फिर मेरे पास स्टॉक्स भी हैं। गोल्ड और सिल्वर अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत बड़े पोर्शन में नहीं ले पाया, बट छोटा-मोटा मेरा इन्वेस्टमेंट ईटीएफ्स के अंदर है, ना कि फिजिकल गोल्ड के अंदर। Rochit, at the age of 21, you are having a financial freedom plus fame also. In future, कौन सी चीज ज्यादा मैटर करेगी, फाइनेंशियल फ्रीडम या फेम? मैम, मेरी लाइफ का एक ही मंत्र है, दैट इज़ ग्रोथ। मुकेश अंबानी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही पर्पस है, दैट इज़ ग्रोथ। अगर आज आप मुझे 100 करोड़ रुपए दे दोगे, मुझे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक खुशी रहेगी, फिर भी यही मोटो वापस आ जाएगा, ग्रोथ। तो जो अभी है, इससे और बेटर चाहिए। मुझे पता है कि एट माय डेथ बेड भी मेरे अंदर यही विश होगी कि और क्या बेटर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है 21 पे जो अचीव करा है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा कम लगता है कि भाई ये बढ़ता रहे। हर महीने 2-3 महीने बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखूँ, तो मुझे लगे यार, हाँ, एक इम्प्रूवमेंट हमें देखने के लिए मिल रही है, दैट इज़ मंत्र ऑफ माय लाइफ। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये जो 2020 का मैच हमने आज रोचित सिंह के साथ खेला है, ये आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। एक नया फॉर्मेट है, हमने सोचा कि इस तरह से बात करें, और रोचित हमें उसके लिए बहुत राइट कैंडिडेट लगा। रीज़न बीइंग कि ही हैज़ एम्पल ऑफ नॉलेज, और इसकी जो नॉलेज है दोस्तों, 21 साल की उम्र में बेहद स्मार्ट है, एंड ही इज़ डूइंग क्वाइट गुड इन हिज लाइफ, और मैं इसे बहुत ज़्यादा अपनी गुड विशेस और आशीर्वाद देता हूँ कि ये आगे भी ऐसे ही करते रहें। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। यदि आपका कोई और भी सवाल हैं, या आप चाहते हैं कि हम रोचित से या किसी भी और गेस्ट से कुछ भी सवाल करें, तो आप अपने सवाल दोस्तों कमेंट में लिखें।
पूजा जी उसको देखेंगी और पूजा जी अगले पॉडकास्ट में वो ज़रूर पूछेंगी। और अगर आप चाहते हैं किसी और ख़ास गेस्ट को बुलाया जाए जो हमारी रीच में है या जो इसको आप सुनना चाहते हैं, हमें बताइए, हम उनको ज़रूर आमंत्रित करेंगे और आपके साथ हम अपनी जो नॉलेज का ये सफ़र है इसको शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू रोचक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।